हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 9th का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आज यानी कि 19 फरवरी 2026 को जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका, ठीक है, और अगले दिन यानी कि कल 20 फरवरी को जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं आपका एसएसटी का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके आज और कल के पेपर के लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी के सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो के अंदर हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है बच्चों, जहां से पिछले साल भी क्वेश्चन आए थे और इस साल भी आपके क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस है। दैट्स आई एम टेलिंग यू, सेशन को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है, ठीक है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपके सिलेबस का जो रिवीजन है, क्विक रिवीजन जिसे आप कह सकते हो, सब हो जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, बट एक कंडीशन है, कंडीशन ये है, ओके, तो अब सुनो बड़े ध्यान से। देखो, बहुत सारे बच्चों के ना कमेंट्स थे कि सर जी आप हमें ना पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर का जो सैंपल पेपर है उसके हिसाब से थोड़ी प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो ये जो आप यहाँ पे फॉर्मेट देख रहे हो बच्चों, ठीक है, ये पेपर का फॉर्मेट आपके पिछले साल का 24-25 के सेशन का है ना, जैसा कि हिंदी इंग्लिश में आप देख सकते हैं। तो हम जो आपको इसमें क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना, वो इसी के तरीके के होंगे। और वैसे भी ना, हमें ना पैटर्न से उतना मतलब नहीं है, मतलब है हमें अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी इस साल जो भी पेपर होगा आपका आज और कल में 25-26 का, उसमें सेक्शन ए हिस्ट्री होगा, सेक्शन बी ज्योग्राफी होगा, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस, सेक्शन डी इकोनॉमिक्स, और हम आपको वैसे भी न्यू पैटर्न पे बेस्ड करवा ही रहे हैं क्वेश्चन आंसर, है ना, इस तरीके से रहेगा आपका। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी मुझे जरूरी लगी, क्योंकि फिर बच्चे कमेंट करते अरे सर ये तो पैटर्न ही नहीं है ना, इस वजह से। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर को। और हाँ, आप सारे के सारे बच्चों को मेरी तरफ से आपका जो पेपर होने वाला है, इसके लिए विश यू वेरी वेरी एंड वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे एग्जाम करने का बच्चों, अच्छे से पेपर करने का, तैयारी बहुत अच्छी आपकी करवा दी है हमने। ठीक है, तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा खंड का है यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब जितने भी बच्चे इस सेशन में प्रीमियर में या फिर लाइव में जुड़ चुके हैं, आप सभी को क्या करना है, या फिर जो बाद में भी देखे, आप सभी को इन 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है अपने मन ही मन जरूर सोचना है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आज आपका पेपर है या फिर 17 तारीख को है, तो आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है। ठीक है, अगर आपने 20 में से ना कम से भी कम 15 क्वेश्चन के अच्छे से सही आंसर दे दिए, तो आप मान लेना कि हाँ, आपकी तैयारी काफी अच्छी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने काफी डिफिकल्ट ले रखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखो, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इसके लिए सही देश का चयन करो। यानी कि इसमें से केवल एक ऐसा देश है जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इस देश ने केंद्रीय शक्तियों के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध के साथ में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी बच्चों हमारी, केंद्रीय शक्ति हमारी जर्मनी थी, ठीक है, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हो गई, ठीक है, टर्की हो गई, ये सभी थी हमारी, है ना। तो इसने जो है इसके खिलाफ लड़ा था दरअसल प्रथम विश्व युद्ध। सेकेंड, 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। ठीक है, अगला, जार निकोलस द्वितीय ने 1914 में यहाँ पे शासन किया था। तो बच्चों, जार का शासन कहाँ पे था, अरे अब तो पता चल गया ना, वेरी गुड, फ्रांस ने, नहीं सॉरी रूस है ये। ठीक है, किसके संबंध में ये देश, रूस का है। ठीक है, सेम इंग्लिश में देख लेंगे यहाँ पे, ये जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ये करेक्ट कंट्री कौन है, रसिया। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने क्या फरमान जारी किया। ठीक है, तो 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने कौन से फरमान जारी किए थे, तो असेंबली ने दायित्वों और करों की जो सामंती व्यवस्था थी उसको खत्म करने का फरमान जारी कर दिया था।
ठीक है, करों वाली जो सामंती व्यवस्था है टैक्स वाली, उसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन है थर्ड। अब इसमें क्या है बच्चों, एक तरफ है हमारी नदी का नाम, एक तरफ है उसके उद्गम स्थल का नाम। तो बच्चों देखो यहाँ पे जहां तक मुझे लगता है आप सभी को ये पता होगा कि गंगा नदी कहां से ऑरिजिनेट होती है बच्चों, गंगा नदी ऑरिजिनेट होती है गंगोत्री हिमनद से। कहां से? गंगोत्री हिमनद से, जो कि कहां पे बच्चों? उत्तराखंड में। ठीक है, तो दूसरे का सी किस में दे रखा है, एक ये है और एक ये है। अब हमें कुछ और देखना पड़ेगा, जैसे कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये भारत में ऑरिजिनेट नहीं होती हैं, ये कहां होती हैं? तिब्बत में। ठीक है, कहां पे? मानसरोवर झील तिब्बत में होती हैं। तो पहले का बी किस में है? ये रहा, देखो बस अब मिल गया हमको आंसर। तो नर्मदा द्रोणी किससे संबंधित है बच्चों? अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं एमपी में, वहां से ये निकलती हैं, और तापी द्रोणी सतपुड़ा में जो श्रृंखला है वहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। ठीक है, तो अब आपसे पेपर में पूछा जाए कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं, ऑरिजिनेट कहाँ से होती हैं? मानसरोवर झील तिब्बत से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से। नर्मदा द्रोणी अमरकंटक की पहाड़ियों से, एमपी से। और तापी द्रोणी ये सतपुड़ा में जो पर्वत श्रृंखला एमपी में बैतूल के जिले से, वहां से निकलती हैं। ठीक है, तो बी वाला करेक्ट है। इसी तरीके से सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, आप इसे पढ़ लेना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि SEBC, SEBC का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? तो इसका मतलब होता है अ कैटेगरी ऑफ कास्टेस कंसीडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा पिछड़ी मानी जाने वाली जातियों की एक श्रेणी को SBC कहते हैं, SEBC। क्वेश्चन 5, अभिकथन हमसे कहता है एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान भारत का आर्थिक विकास निम्न रहा। यानी कि अगर हम देखें, एक ऐतिहासिक कारण है कि जो ब्रिटिशों ने हम पर शासन किया था, ठीक है, तो उसकी वजह से भारत में जो आर्थिक विकास है वो काफ़ी कम हुआ। कारण औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने जो पारंपरिक हस्तक्षेप थे, यानी कि जो हमारे देश के स्वदेशी उद्योग थे ना, उनको खत्म कर दिया। ठीक है, नष्ट कर दिया, वस्त्र उद्योग वगैरह इनको हतोत्साहित किया एक तरीके से। तो बिल्कुल ठीक है, ए और आर सत्य हैं और आर ए की एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है बच्चों। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए ए सही है। अब छठे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, हमें ना यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के भागों के बारे में पूछ दिया गया है। तो प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन से शामिल होते हैं बच्चों? ध्यान से देखो, प्रायद्वीपीय पठार में ना 3 पठार हमारे शामिल होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है दक्कन का पठार शामिल हमारा, ठीक है, एक होता है मालवा का पठार शामिल, एक होता है छोटा नागपुर का, ये प्रायद्वीपीय पठार में शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे पश्चिमी घाट अलग हो जाता है, तो इसमें ये वाला जो है ना 1 2 3 ये सही हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के भाग। ओके, सेम इसी तरीके से इंग्लिश में, तो ऑप्शन आपका जो है ना ये ए वाला करेक्ट है। चलो क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है, बांट देता है? कौन सा वो अक्षांश वृत्त है बच्चों जो भारत को 2 बराबर भागों में बांट देता है? कौन सा बच्चों? वो है 23.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर कह लीजिए कर्क रेखा। रेखा का नाम भी होगा तो भी आप पहचान लोगे, क्योंकि कर्क रेखा ही तो भारत को 2 भागों में बांटती है ना। चलो सेम यहाँ पे ऑप्शन बी। अब इसी में मैंने एक अथवा ले रखा है बच्चों कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था इसमें मित्र शक्तियों में शामिल नहीं है। तो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 4 मित्र शक्तियां थी, कौन कौन सी? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन जर्मनी ये शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, ये एक अलाइंड पावर नहीं थी। क्वेश्चन 8, किस देश में 1980 के बाद जानू पीएफ पार्टी के नेता रॉबर्ट मुगाबे लगातार शासन करते रहे हैं? ठीक है, तो ये किस देश में हुआ है बच्चों? 1980 से बाद से लेकर अभी तक जानू पीएफ पार्टी के नेता ही जो है रॉबर्ट मुगाबे ये लगातार शासन करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके संबंध में है? जल्दी से पहचानिए जी, जिम्बाब्वे। कहां पे हुआ था बच्चों? जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, भारत में हिमालय के ऊंचे शिखर और उनकी ऊंचाई के बारे में गलत कथन का चयन करो। यानी कि इसमें एक गलत है बच्चों, ठीक है, एक गलत है, वो हमें यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहली है नग्गा पर्वत, तो ये है 8126 मीटर। ठीक है, कामेत 7756 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा 9598, ये गलत है। कंचनजंगा की जो हाइट यहाँ पे दी गई है ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका।
इसके अलावा इनमें से कौन सी हिमालय की नदियों में शामिल नहीं है? तो देखो हिमालय की नदियां कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु। अब नर्मदा नदी बेसिकली ये जो है उसमें आ जाती है सेंटर ऑफ इंडिया में, तो इसीलिए हिमालय की नदी नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन जो है ये आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वह महासागर जिसका नाम भारत यानी कि इंडिया के नाम पे रखा गया है, तो सिंपल सी बात है वो कौन सा महासागर है बच्चों? हिंद महासागर। कौन सा? इंडियन ओशियन। ठीक है, क्वेश्चन 11, तृतीय स्टेज के सदस्यों ने यह मांग क्यों की थी कि मतदान समग्र रूप से विधानसभा के द्वारा कराया जाए, यानी कि जो मतदान है वो पूरी तरीके से विधानसभा के द्वारा कराया जाए। ये बात तृतीय स्टेज के सदस्यों ने क्यों कही थी? ठीक है, तो वे सम्राट की शक्तियों को सीमित करना चाहते थे? नहीं, बल्कि वे लोकतांत्रिक सिद्धांत में विश्वास रखते थे और प्रत्येक सदस्य के पास में एक वोट होना ही चाहिए, ये इस बात के द्योतक थे, यानी कि इस बात को वो मानते थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मतदान समग्र रूप से विधानसभा के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी। अब अगला है बच्चों की जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है पीडीएस, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका? समाज के गरीब वर्ग के बीच जो खाद्यान्न है इसको वितरित करना, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट है। अब बच्चों क्वेश्चन 13 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी, यानी कि पूर्वी मोर्चे की लड़ाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलग थी और पश्चिमी मोर्चे की अलग थी। कैसे? पश्चिम में जो सैनिक थे ये पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिकों को मौत के मुंह में झोंका जा चुका था, है ना, मौत के मुंह में वो जा चुके थे। तो दोनों में अलग डिफरेंस है, पूर्वी और पश्चिमी में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके मामले में। तो ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है बच्चों। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में अशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी जा रही है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। इसमें पूछा गया है नेल्सन मंडेला कितने वर्ष तक जेल में रहे थे? ठीक है, जिस जेल में रहे थे तो इन्होंने रंगभेद की नीति का जो है विरोध किया था, है ना। इसकी वजह से वहां की सरकार ने, यूरोपियन गवर्नमेंट ने इन्हें क्या किया था? जेल में डाल दिया था। कितने साल के लिए? 28 वर्षों के लिए, 28 ईयर्स के लिए। ठीक है, अथवा दक्षिण अफ्रीका एक गणराज्य कब बना और झंडा कब लहराया गया, या फिर ये मान लीजिए एक स्वतंत्र राज्य का झंडा कब लहराया गया था? तो 26 अप्रैल 1994 को। ठीक है, 26 अप्रैल 1994 को ऑप्शन ए करेक्ट है। अब जो है बच्चों पीडीएस क्या होती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को खाद्यान्न का वितरण करने की प्रणाली को पीडीएस प्रणाली कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका देखेंगे बी वाला यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन है यहाँ पे है हमारा 16, जानकारी दी गई है, इसे पढ़ना है। पहली जानकारी है कथन 1, लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसे हमारे पीएम सीएम इन सभी ये सभी फैसले लेते हैं, है ना। कथन 2, जनरल मुशर्रफ ने खुद को देश का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया। ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो सही है, लेकिन ये जो कहा गया ना कि जनरल मुशर्रफ ने खुद को देश का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया था, ये गलत है। न्यायाधीश नहीं बल्कि अपने आप को खुद वहां का एक तरीके से जो होता है ना कि शासन करने वाला, शासक करता, वो घोषित किया था। तो दूसरा गलत है यहाँ पे। ठीक है, सेम यहाँ पे देख लेंगे बच्चों इंग्लिश मीडियम में स्टेटमेंट 1 ठीक है, बट सेकंड वाली रॉन्ग है। क्वेश्चन 17, 1923 में जब जर्मनी ने युद्ध की क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया, ठीक है, जब उससे कहा गया कि इस युद्ध की क्षतिपूर्ति तुम्हें देनी होगी, कुछ 6 अरब पाउंड डॉलर का उस पर जुर्माना लगाया गया था ना वर्साई की संधि के तहत, तो उसने जब मना कर दिया तो जर्मनी में फ्रांसीसियों ने किस स्थान पे कब्जा कर लिया था? तो वो कौन सा स्थान था? इनका कोयला क्षेत्र, जो कि था रूर कोयला क्षेत्र। ठीक है, उस पर कब्जा कर लिया था इन मित्र शक्तियों ने। चलो क्वेश्चन 18, यहाँ पे 2 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे शर्तें हैं और बाकी की जो बातें वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सबसे पहले बच्चों जैकोबियंस कौन थे? जैकोबियंस कौन थे बच्चों? तो एक कट्टरपंथी राजनीतिक क्लब था जो राजशाही को खत्म करना चाहता था और एक गणराज्य की स्थापना भी करना चाहता था।
वो थे जैकोबियंस। ठीक है, उसके बाद गिलोटिन की बात करेंगे तो गिलोटिन क्या थी बच्चों? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोगों के सिर काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले उपकरण को गिलोटिन कहते थे। ठीक है, संस्क्लोटस क्या था बच्चों? संस्क्लोटस तो आम लोगों के लिए एक शब्द जो घुटने की जांघिया के बजाय लंबी पतलून पहनते थे। निर्देशिका क्या थी बच्चों? तो 5 सदस्यीय कार्यकारी जिसने 1795 से 99 तक का फ्रांस पर शासन किया था। ठीक है, तो जैकोबियन, संस्क्लेटस, गिलोटिन, निर्देशिका क्या है, ये सारी चीजें याद करनी है। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, मिल गया आंसर। ओके, चलो सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है ना यहाँ पे ए करेक्ट एकदम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत जो है वो किन फसलों में आत्मनिर्भर है? यानी कि भारत को ऐसी कौन सी फसलें हैं जिसमें कभी भी कहीं से भी कुछ मंगाना नहीं पड़ता? तो वो फसलें कौन सी हैं जिसका अनाज भारत के पास में बहुत ज़्यादा है? ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो है चावल, एक तो है गेहूं। गेहूं सबसे नंबर 1 पे है, चावल सेकेंडली आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे ये बी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन 20, इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 में बताई गई स्वतंत्रताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पहला कथन, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। शांतिपूर्ण ढंग से एकमत होना, एकत्र होना, ठीक है। संगठन और संघ बनाना, ठीक है। देश में कहीं भी आना जाना, ठीक है। व्यवसाय की स्वतंत्रता, तो ये भी सही है। तो अनुच्छेद 19 में ये सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 20 जो है ये पूरा हो गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहाँ से देख लीजिए, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आर्टिकल 19 में दी हुई है, जो कि राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ऑप्शन डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आशा करता हूं कि आपको ढंग से समझ में आ गया होगा ये वाला। अब हम इससे पहले कि अपना अगला खंड स्टार्ट करें, आप सभी को एक बार फिर से मैं आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट विशेष करता हूं। अच्छे से पेपर करके आना बच्चों, और साथ ही साथ सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना स्कोर बताओ कि हाउ मच यू हैव आंसर द राइट क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, कितने के आपने राइट आंसर दिए फटाफट से चैट सेक्शन में बताएंगे। ओके, क्वेश्चन 21, अब बेसिकली खंड खा जो रहेगा ना हमारा ये वाला, इसमें 2-2 नंबर के टोटल हमारे 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, उन अधिकारों का नाम लिखिए जो भेदभाव को रोकते हैं। तो भेदभाव रोकने वाले 2 अधिकार हैं, वैसे तो सभी रोकते हैं, लेकिन हम नाम लिख देते हैं। समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता है, 19 से 22 में ये है। न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं बच्चों? अब ये न्यायिक समीक्षा क्या होती है? तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये देश के संविधान की व्याख्या कर सकती है। यदि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका का कोई कार्यवाही संविधान के लिए खिलाफ में आती है, तो वो एक केंद्र और राज्य के ऐसे कानून को अमान्य घोषित कर सकती है। अगर उसे लगेगा कि ये केंद्र राज्य के लिए सही नहीं है तो उसे अमान्य घोषित करके हटा देगी। इसीलिए कई बार बिल पास होता है, संसद में बहस होती है, फिर वो खराब हो जाता है ना, पड़ा ही रहता है। ये चीजें होती हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में राइट द नेम ऑफ दोज हु राइट्स विच प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। तो व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? राइट द प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये देख लिया राइट्स कौन कौन से हैं। जुडिशियल जो रिव्यू है उसके बारे में यहां से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज में किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला था? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे? और क्रांति के नतीजों से समाज को किन किन समूहों से में निराशा हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम, सबसे पहला, लाभ प्राप्त करने वाला वर्ग कौन सा था? क्रांति से मध्यम वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, दस्तकार वर्ग, इसे तो लाभ हुआ। ठीक है, छत्ता छोड़ने वाले वर्ग, जमींदार वर्ग हो गए, पादरी वर्ग हो गए, कुलीन वर्ग हो गए, इन सभी को सत्ता छोड़नी पड़ी। निराशा का सामना करने वाले समूह, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, राजतंत्र, इन सभी को निराशा का सामना करना पड़ा था। तो लाभ हुआ हर एक वर्ग को जो उसमें शामिल था, खास करके गरीब वर्ग को, है ना। और सत्ता छोड़ने वाले ये सब थे। और किस किस को निराशा हाथ लगी? ओके, अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देखेंगे कि विच सेक्शंस ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन, एंड किसको यहाँ पे फोर्स किया गया फॉर द लीव ऑफ पावर।
एंड एक ये चीज़ है, ठीक है। तो बेनिफिशियल क्लासेस, क्लास दैट द लेफ्ट पावर, ग्रुप दैट फेस्ड डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। अगला, उन राज्यों का उदाहरण दीजिए जहां निर्धनता में विशेष रूप से गिरावट आई है। तो बच्चों, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे ज़्यादा कृषि हो रही थी, अच्छी खासी कृषि हो रही थी, कृषि में वृद्धि हो रही थी उच्च कृषि से, तो यहाँ पे वृद्धि आई, गरीबी कम हुई। फिर केरल में मानव संसाधनों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है, एजुकेशन वगैरह पे, जिससे कि निर्धनता में कमी आई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने अनाज के सार्वजनिक वितरण के द्वारा जो निर्धनता है इसको कम किया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों को कायम करके भूमि सुधारों के माध्यम से कम की गई, है ना। ये चीज़ें हैं। सेम इंग्लिश में देखेंगे, गिव एग्जांपल ऑफ स्टेट वेयर पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। तो देख लीजिए, सारे पॉइंट हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन 24, मध्य हिमालय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो बच्चों, मध्य हिमालय की बात करेंगे तो अपवाह शब्द, ठीक है। पहले मध्य हिमालय पे संक्षिप्त टिप्पणी देखो। मध्य हिमालय में सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणियां मध्य हिमालय की कहलाती हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हिमालय श्रेणी भी कहते हैं। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नेपाल की महाभारत श्रेणी इसी के एग्जाम्पल हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख पर्वतीय नगर जैसे कि डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर अपवाह शब्द और अपवाह द्रोणी का क्या मतलब होता है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपवाह। अपवाह क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष के नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए उपयोग होना, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र का जो नदी तंत्र है कैसे फैला हुआ है उसको समझाने के लिए इस शब्द का उपयोग होता है, ठीक है। अपवाह द्रोणी, तो एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं, यानी कि एक नदी से जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसको अपवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि विश्व का सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? अमेजिन नदी है। भारत में गंगा की सबसे मतलब गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी अपवाह जो नदी तंत्र है उसमें शामिल होती है ना। तो विश्व में कौन सी है? अमेजन, और भारत में गंगा, ठीक है। सेम इनको इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख लेंगे, आपके दोनों क्वेश्चन ही लिखे हुए, दोनों के आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। चलिए, खंड नंबर गा को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। अब इसमें है बेरोजगारी। देखो पहले समझ लो, खंड गा के अंदर हमारे 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछे जाएंगे। तो पहला है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में उल्लेख कीजिए। तो पहली बात करेंगे बेरोजगारी की, फिर बेरोजगारी के परिणाम जो हैं हानिकारक होते कैसे। देखो, वह दशा या फिर वह स्थिति जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त ना हो। बेरोजगारी का मतलब क्या हो गया कि लोग काम भी करना चाहते हैं, जो सैलरी मिल रही है उस पर ही कर लेंगे, लेकिन काम तो मिले, ठीक है। तो जो योग्य है उस तक को काम नहीं मिल रहा है, तो इसे बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। बेरोजगारी के क्या परिणाम होते हैं? तो घातक परिणाम होते हैं। सबसे पहली जो क्या नाम है, धन होता है, धन ये ज़्यादा अधिपत्य हो जाता है, ठीक है, इसका ज़्यादा खर्चा होता है। जनसंख्या दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गवर्नमेंट का। शेष और आक्रोश की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, द्वेष कह सकते हो। देश के आर्थिक भार में वृद्धि होने लगती है, इकोनॉमिकल देश को घाटा होने लगता है, ठीक है। और परिवार के सदस्यों में स्तर में कमी होती है, परिवार शिक्षा स्तर, कौशल विकास स्तर सभी में कमी आ जाती है बेरोजगारी की वजह से, ठीक है। इसके ये परिणाम होते हैं। अब इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, एनालाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो कैसे होते हैं आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, लोकतंत्र शासन की प्रमुख जो विशेषता है उसको लिखिए। तो बच्चों, लोकतंत्र के शासन में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? सबसे पहली देखो, कोई भी प्रमुख फैसला होता है उसे जनता ही लेती है, और जनता नहीं लेती इस द सेंस की जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुन के जो भेजा है उसने, वो फैसला लेती है उनके लिए, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला और सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करना, एक व्यक्ति एक ही वोट दे सके इस बात की पूरी जांच करना। इसके अलावा कानून का शासन और नागरिकों का अधिकार का जो आदर है वो एक साथ होना चाहिए, है ना। और हाँ, शासन में सबकी भागीदारी का समान अवसर मिलना चाहिए सभी को, इस तरीके से, ठीक है। सेम देख लेंगे, राइट द मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस।
क्वेश्चन 27, भारत की भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावना पैदा करती हैं, विश्लेषण कीजिए। तो भारत में ऐसी कौन सी भौतिक आकृतियां बच्चों जो कि विकास में अनेक संभावना पैदा करती हैं? तो सबसे पहली, उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत। ठीक है, उत्तरी पर्वत जल और वनों के प्रमुख स्रोत। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार होते हैं। पठार भाग खनिजों के भंडार होते हैं। औद्योगिकरण के अंत में अवसर प्रदान करना, ये भी एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अनंत अवसर प्रदान करना एक तरीके से। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसके मध्य जो अंतर है इसका आपको मूल्यांकन करना है। तो चलो देखो, एक तो सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून की, फिर उत्तरी पूर्वी की। देखो बच्चों, यह मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक है, उत्तर की ओर ये मानसूनी पवनें जून से सितंबर के महीने तक चलती हैं। ये पवनें देश में व्यापी वर्षा करते हैं, पूरे देश में। उत्तरी पूर्वी मानसून, तो यह मानसून उत्तर पूर्व से निचले दक्षिण भारत यानी कि समुद्र की ओर चलती है। ये पवनें अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने तक चलती हैं। ये पवनें तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है उसको क्या नाम है, ज़्यादा करती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पॉइंट है दक्षिणी और उत्तरी मैदान का। सेम देख लेंगे इंग्लिश मीडियम में, द फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया प्रोवाइड मैनी पॉसिबिलिटीज फॉर डेवलपमेंट इन द फ्यूचर। तो ये चीज़ है। और साउथ वेस्टर्न मानसून क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून क्या होता है, इसके बारे में ये पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन 28, सरकार की जिम्मेदारियों का वर्णन करो। तो सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य जो सुविधा है उसको उपलब्ध करवाना, जो कर होते हैं यानी कि टैक्स वगैरह होते हैं उसको दूर करवाना। ठीक है, इसके अलावा हाँ, विकास कार्यों पर खर्चा करना। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि कर को एकत्र करे, विकास कार्यों पे पैसा खर्च करे, है ना, स्वास्थ्य सुविधा के लिए पैसा उपलब्ध कराए, शिक्षा की सुविधा के लिए पैसा उपलब्ध कराए, नागरिकों को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे, कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करे जिससे कि आम लोगों को भी उसका फायदा मिल सके, कार्यान्वयन ढंग से किया जाना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़नी है। सेम देख लेंगे, डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब है क्वेश्चन 29 है कि वर्साई की संधि क्या थी और इसकी मुख्य शर्तें लिखिए। तो वर्साई की संधि, युद्ध में हुई क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया और इस अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पौंड का जुर्माना इसके ऊपर लगाया गया। ठीक है, 6 अरब पौंड का। जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे, जितने भी कोयला भंडार थे, जितने भी लौह भंडार थे, वो सभी मित्र राष्ट्र, ठीक है, कौन कौन से, फ्रांस, इटली, ठीक है, और क्या बोलते हैं, इटली नहीं, इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए और जापान, रूस। ठीक है, जापान अलग है, रूस आ जाएगा दरअसल। ठीक है, ये 4 हैं। तो इन सभी ने क्या किया था, आपस में इन क्षेत्रों को बांट लिया। फिर जर्मनी को कमजोर करने के लिए उसकी सेना भंग कर दी गई। ठीक है, निजी संसाधन वाले रायलैंड को भी इसमें क्या नाम है, राष्ट्रों ने कब्जा करके अपने हित में ले लिया था। ठीक है, जो रायलैंड था ना इनका निजी संसाधन वाला, उसको इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था मित्र राष्ट्रों ने। ठीक है, सेम इंग्लिश में देख लेंगे, यहाँ पे ये चीजें हैं। अब देखो हमारे ये क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी देखो ऑलरेडी मैंने आपको कितने पेपर समझा दिए हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको तकरीबन 10 पेपर समझाए हैं। ठीक है, 10 सैंपल पेपर समझाए, तो मेरे हिसाब से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी। बहुत अच्छी नहीं बल्कि बहुत 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 अच्छी हुई होगी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बाकी आपको मैं कुछ और MCQ वगैरह करवा देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाले हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये रहा। देखो क्वेश्चन हमारा है, ये है, सबसे पहले आप MCQ का आंसर करें। संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार होता है। यहाँ की संसद को कुछ सदस्यों का चुनाव खुद सेना स्वयं करती है। चुनाव से पूर्व उम्मीदवार के द्वारा शासक दल से अनुमति लेनी होती है। कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है ना, चाइना, ये एकदम करेक्ट है। इसके अलावा देख लेंगे, ये रहा, भारत में सबसे जो अधिक खाद्य असुरक्षित लोग हैं वो कौन से हैं, जो भूमिहीन है, जिनके पास में अपनी भूमियां हैं ही नहीं। ठीक है, वो हैं। अब कुछ नारे वगैरह के बारे में बात हुई थी, जैसे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी जी ने। लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने। जमीन बेचने वालों का नारा वामपंथी ने।
और जो तेलुगु स्वाभिमान वाले लोग थे, इन्होंने तेलुगु और देशम पार्टी, इनका संबंध है इससे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ से आप समझ लीजिए कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? मानसरोवर झील से, तिब्बत के निकट से। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद और उत्तराखंड से निकलती है। नर्मदा द्रोणी अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो मध्य प्रदेश का निकट का भाग है वहाँ से। तापी द्रोणी सतपुड़ा में, ये क्या नाम है, सतपुड़ा में श्रृंखला, ठीक है, सतपुड़ा में श्रृंखला में एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, बैतूल जिले, ये सभी शामिल है। दैट मीन्स ऑप्शन ई वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। जितनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है सबकी सब एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाले देखो बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में काफी इंटरेस्टिंग है। द्वितीय विश्व युद्ध का समय 1939 से 45 तक का था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और रूस और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 थे जो कि क्या थे? मित्र शक्तियां थी। ध्रुवीय शक्तियों की बात कर लेंगे तो ध्रुवीय शक्तियों में है आपका एक सेकेंड, हाँ, जर्मनी, इटली और जापान, ये टोटल आपके यहाँ पे आते हैं। फिर सितंबर 1939 को पोलैंड पे हमला कर दिया गया था। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों को गिराया गया था और इसमें जापान की हार हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों इसके बारे में। ये रहे आपके सारे पॉइंट। वैसे देखो, हमने आधे घंटे के अंदर अपने 8वें पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह थे, सारी चीजें हमने ढंग से समझ ली है। ठीक है, और ये वैसे भी एक ऐसे मान लो कि रिवीजन टाइप में है, जिससे आपको रिवीजन थोड़ा हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, और एक आधे क्वेश्चन और दिखाता हूँ एमसीक्यू को। ये तो आपने अभी देख ही लिया था। हाँ, ये वाले, ये डेट से याद कर लेना बच्चों। ठीक है, ये डेट से याद कर लेना कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब आई थी? 1992 में। ठीक है, और सार्वजनिक के लिए संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब आई थी? 1992 में, पिछड़े वर्ग के लिए। ठीक है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1967 में, निर्धन और जो गैर निर्धन जो बीपीएल थे उनसे संबंधित। ठीक है, और अंत्योदय अन्न योजना तो 2002 में निर्धनों में सबसे निर्धन। अन्नपूर्ण योजना 2000 में आई थी। खाद्यान्न, दीन श्रमिक, वरिष्ठ नागरिक, इस तरीके से। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है हमें, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सब की सब सही है। 1 2 3 4 5 सब सही है। ठीक है, सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर। ओके, और हाँ, ये एक छोटा सा मिलान और देखो बच्चों। सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है। फिर हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में है। फिर हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 30, इस तरीके से। ओके, आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला एकदम करेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, ए करेक्ट नहीं है, बी वाला करेक्ट है सर। बी सी डी ए। ठीक है, हिंदी में ए है और उसके अंदर इंग्लिश में बी वाला है। ओके, चलो और भी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, जैसे कि जानकारी को पढ़िए ध्यान से और कुछ आंसर के क्वेश्चन के आंसर करो इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस सेशन के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी अभी जो हमारे और क्वेश्चन बच गए उसके लिए हो सकेगा तो मैं आपके लिए सेकंड लाइव लेके आ जाऊंगा। ठीक है, एक सेकंड, 8वां पेपर था ना हमारा, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है बच्चों, देखो हमने 10वें पेपर को वैसे आधे से ज़्यादा समझ ही लिया है। अभी इसमें ना कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है, जो कि 8वें पेपर के हिसाब से पार्ट 2 में होने चाहिए। तो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं भी आपके लिए पार्ट 2 जरूर बना दूंगा जैसे ही टाइम मिलेगा। बाकी अगर नहीं आता है तो बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है, और आपकी तैयारी के लिए 10 सैंपल आपने ऑलरेडी कर दिए हैं। ठीक है, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जिस बच्चे ने वीडियो के नीचे कमेंट नहीं किया है वो कमेंट भी करो जल्दी से जल्दी, ताकि मुझे पता चले कि आपके एमसीक्यू में से कितने सही आंसर थे बच्चों। ठीक है, कमेंट करें जल्दी से। और साथ ही साथ आपको मैं कुछ क्वेश्चन वैसे तो मैंने दिखाई दिए हैं, ठीक है, और देखना चाहो तो देख सकते हो कि जैसे निर्वाचन प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो निर्वाचन प्रक्रिया के चरण बहुत सारे होते हैं बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं। लोअर हाउस यानी कि लोकसभा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है,
और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। हाँ, वैश्विक निर्धनता प्रवृत्तियों को उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि विश्व में निर्धनता कैसे फैली हुई है इसके बारे में। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बच्चों, ऑलरेडी आपको मैंने समझा रखे हैं, है ना। और क्वेश्चन देखोगे तो और भी मिल जाएंगे आपको देखने को, जैसे कि हिमालय की नदियों की क्या विशेषता है, प्रायद्वीपीय नदियों की क्या क्या विशेषता है, इस तरीके से। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में 9वीं क्लास के अपने सोशल साइंस के एनुअल यानी फाइनल के एग्जाम के लिए जो एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था, सैंपल पेपर था, इसको समझ लिया है। अभी पता है हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो बाकी के क्वेश्चंस को आपको मैं अलग से आधे घंटे की एक पार्ट 2 की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके अंदर हम अपने बचे हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन कर लेंगे। जैसे ये वीडियो खत्म होगी वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी तुरंत के तुरंत, है ना, बहुत जल्दी आ जाएगी। तो बस बच्चों यही थी आज की वीडियो। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। तो लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ज्वाइन हो जाए और एग्जाम की तैयारी कर लें, ठीक है बच्चों। और आप सभी बच्चों को आपका जो पेपर होने वाला है आज, ठीक है, मॉर्निंग के बच्चों का, और जिनका कल पेपर है, ठीक है, 19-20 का, तो आप सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी एंड वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों। तैयारी में हमने 1000% अपनी तरफ से आपके लिए कंटेंट जुटा दिया, ठीक है। आपको हमने सैंपल पेपर करवाए, आपको हमने पीवाईक्यूज करवाए, आपके लिए हमने मैप के रिवीजन करवाए, एक नहीं दो नहीं 3-3 बार वो भी, ठीक है। आपको ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस प्रोवाइड करवा दी थी। तो मेरे हिसाब से आपके लिए इतनी तैयारी बहुत है, ठीक है। तो बस बच्चों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छे से पेपर करना बच्चों। अगेन वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।